शिवाय ने उधर जाने का मशवरा रद्द कर दिया। उसका कहना था कि कोलोन मकतूल वान लिन का सबसे महफूज ठिकाना था, जहां उसका हामी सबसे बड़े कैसीनो का मालिक था। ताज़ा-तरीन कशीदगी की वजह से उस अमर का कभी इम्कान था कि डॉन के आदमियों ने कोलोन में उनका सफाया करने की मुहिम शुरू कर दी हो। मारधाड़ और फसादात के उस माहौल में हम वहां दुश्वारियों में घिर सकते थे। मेरा हवेली से बाहर निकलने का मकसद हासिल हो चुका था, इसलिए मुझे उस अमर में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी कि शिवाय हमें कहाँ ले जाती है। मकाओ की खूबसूरत सड़कों पर आवारागर्दी के बाद वो हमें रेस्टोरेंट में ले गई, जहाँ का माहौल पुरशोर और पुरहजुम था। हमारी वापसी तक डॉन की हवेली में जश्न की तैयारियां जोर पकड़ चुकी थी। ताकली फाटे के करीब मैदान में मेले का समा था। बुल फाइटिंग का रिंग तैयार हो चुका था। उसके दाएं बाएं दूर तक जमीन को खूबसूरत कालीनों से ढांक दिया गया था। उन कालीनों पर रंग बिरंग छतरियों के नीचे मेहमानों की मेजें कुर्सियां बिछाने का काम शुरू हो चुका था। रिंग से आगे खूबसूरत लान पर स्टेज सजाया जा रहा था, जो जमीन से सिर्फ 1 फुट बुलंद था। स्टेज के सामने और दाएं बाएं भी मेजें कुर्सियां टाली जा रही थी। डॉन की निशिस्त यकीनी तौर पर स्टेज पर ही होनी थी। उसका मतलब था कि मुझे और गजाला को भी उसी के साथ बैठना पड़ता और आखिरकार नेशी काओ भी वहीं विराजमान होता। वो ऐसा नाजुक मकाम था कि मैं कोई भी कार्रवाई करने के लिए डॉन की आंख बचाकर गायब नहीं हो सकता था। मैंने ब्लो पाइप के अलावा दीगर अशिया शिवाय के हवाले कर दी, जो उसने खासे तरद्दुद के बाद कबूल कर ली। हवेली की हदूद में दाखिल होने से पहले मैंने उसे एक बार फिर याद लिया कि उसने ब्लो पाइप के बारे में डॉन के सामने एक लफ्ज भी कहा तो हमारे साथ वो खुद भी नाकाबिल तसव्वुर मुश्किलात में मुब्तला हो जाएगी। शिवाय हमें लेकर हवेली के जिन हिस्सों से गुजरी वहां डॉन की मौजूदगी की कोई अलामत नहीं थी। हवेली में निकलने वाले खुफिया रास्ते के जरिए हमें जेर जमीन ख्वाबगाह तक पहुंचाकर शिवाय वापस चलेगी। उसने बज़ाहिर मेरे सामने हथियार तो डाल दिए थे, लेकिन वह बहुत ज्यादा खौफजदा नजर आ रही थी। मुझे डर था कि उस हालत में वो डॉन के सामने गई तो वो घाघ आदमी फौरन ही उस तब्दीली को भांप लेगा। अगर वो शिवाय से तलक तुरुश बाज पुरुष पर उतर आता तो शिवाय के लिए अपने वादे पर कायम रहना मुश्किल हो जाता, लेकिन मेरे पास कोई दूसरी राह नहीं थी। ब्लोपाई वाली दुकान के कैश रजिस्टर का कुफल खराब होने से पैदा होने वाली उलझन कले पड़ चुकी थी और हमें उससे हर हाल में निपटना था। रात के खाने के बाद डॉन की तरफ से हमारा बुलावा आ गया। उस दौरान मैं सुल्तान शाह सादा सुइयों के जरिए ब्लो पाइप के इस्तेमाल के मशक करता रहा था। उसने अपने लिए सिगरेट में छुपे हुए ब्लो पाइप का इंतखाब किया, जिसे बआसानी हथेली में छुपाकर इस्तेमाल किया जा सकता था। हवेली में डॉन से तीसरी मुलाकात उसी शाहाना कमरे में हुई जहां हम सुबह उससे मिल चुके थे। डॉन के पास सुबह वाले 3 मोटे चीनियों में से गंजा और मकार तरीन चीनी बैठा हुआ था। उसके बराबर में सफेद टोपी और स्याह लिबादे में एक मुनहनी सा बरेश चीनी भी मौजूद था। उसकी गोद में कुछ कागजात भी रखे हुए थे। उसकी वज़ाकता से बासानी यह अंदाजा हो गया था कि वो कैंटोन से बुलाया गया कोई मुसलमान आलम या मौलवी के। डॉन के सामने तपाई पर गिलास वोडका की बड़ी बोतल और आइस पार्ट के साथ मूंगफली के तले हुए नमकीन दानों की प्लेट रखी हुई थी। यूं मालूम हो रहा था जैसे वो सारा दिन ही शराब पीता रहा हो। डॉन हमसे मुखातिब हुआ तो उसके लबो लहजे में बहुत ज्यादा ताजगी और शगुफ्तगी नहीं थी। उसने गजाला से खास तौर पर शहर की सैर के बारे में चंद सवालात किए, फिर हमें मुसलमान मौलवी से मुतारफ करवाने लगा। मौलवी ने अस्सलाम वालेकुम कहकर मुझसे और सुल्तान शाह से हाथ मिलाया। उसने मिजाज पुरसी के कुछ कलमात भी कहे जो चीनी जुबान में होने की वजह से हमारी समझ में ना सके। उस शख्स ने बताया है कि तुम लोगों में निकाह के लिए गवाहों वगैरह की जरूरत होती है, हमें कहीं से एक और मुसलमान पकड़वाना होगा। डॉन ने मुसलमान पकड़वाने का जिक्र इस अंदाज में किया जैसे वो कुछ चूहा पकड़ने की बात कर रहा हो और मैं ज़ेर मुस्कुरा कर रह गया। गवाहों का मुसलमान और बारीक होना जरूरी है। डॉन अपनी बात जारी रखते हुए कह रहा था, एक गवाह तुम्हारा साथी होगा, दूसरे की कमी है। तुम्हारा पाप हम में से किसी की गवाही कबूल करने पर आमादा नहीं है। ये ठीक कहता है। इस मजहबी जरूरत को तब्दील करना हर एक के बस से बाहर है, मैंने कहा। डॉन गंजे चीनी से मुखातब होकर अपनी जुबान में कुछ बोलने लगा। डॉन के खामोश होते गंजे ने अपनी जगह छोड़कर अपने सर को एहतरामन खम दिया और तेजी के साथ वहां से चला गया। ये तुम्हारा मजहबी मामला है, इसलिए पॉप का ख्याल है कि निकाह पढ़ाने का किस्सा कल सुबह हवेली ही में निपटा दिया जाए। तुम दोनों को सुबह 10 बजे तैयार रहना होगा। और मेरे लिए खुशी की बात थी। इस तरह मुझे डॉन की तकरीब में हमा वक्त चौकन्ना रहने का मौका मिल सकता था। डॉन, अचानक शिवाय की भराई हुई आवाज ने सबको चौंका दिया। हम मिलाने के बाद वो एक सोफे के पुष्ट पर खड़ी हुई थी। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल जर्द हो रहा था। आंखें चढ़ गई थी और बोलते हुए उसकी जुबान ईंट रही थी। मैंने जिंदगी भर तुम्हारा नमक खाया है। वो रुक रुक कर अंग्रेजी में बोल रही थी। नामालूम दर्द और अजियत की वजह से उसकी आंखों की पुतलियां पपोटों में चढ़कर गायब हो चुकी थी। मैं इस उम्र में तुमसे गद्दारी नहीं कर सकती। फिर उसने चीनी में कुछ कहा। उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि यकायकी उसे मुंह भरकर खून की क्या हुई और पलटकर कालीन पर ढेरों की जहर। डॉन की आवाज किसी जख्म खोरदा सांप की गजबनाक फुनकार से मुशाबा थी। वो अपने भारी भरकम वजूद के साथ तेजी से उठा और हैरतनाक सुरात के साथ शिवाय के करीब पहुंच गया। उसकी हालत अबतर थी और वो अपनी पूरी कुव्वत मुजतमा करके कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। हथेलियां ठंडे पसीनों में डूब गई और आंखों के सामने अंधेरा फैलने लगा।
हजारा और सुल्तान शाह के चेहरों के रंग भी उड़ गए थे। शिवाय ने गिरने से पहले चीनी जुबान में जो कुछ कहा, अगर उसमें ब्लो पाइप का जिक्र मौजूद था तो वो पैगाम हम तीनों के लिए मौत का फंदा साबित हो सकता था। मैंने आंखों ही आंखों में सुल्तान शाह से इस्तफसार किया और उसके इशारे से समझ लिया कि ब्लो पाइप उसकी जेब में मौजूद था, जबकि मैं बीम गन से मुसल्ला था। हम लोग किसी भी गैर मुतवक्का और खराब सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार थे। शिवाय की जुबान से डॉन के नमक और फिर गद्दारी का जिक्र खतरे की निशानदेही कर रहा था। बज़ाहिर ऐसा मालूम हो रहा था वो हालात से समझौता करने के बावजूद बदतरीन ज़हनी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी थी और उसने डॉन को सब कुछ बता डालने का इरादा कर लिया था। मैं सुल्तान शाह के साथ मोहतात अंदाज में डॉन की तरफ बढ़ने लगा। चीनी मौलवी अपने कागजात संभाले एक तरफ खड़ा खौफ और हैरानी के आलम में इधर उधर देख रहा था, जैसे उसे किसी मुनासिब जयपनाह की तलाश है। चीनी मौलवी उस गैर मुतवक्का सूरत हाल पर बहुत ज्यादा खौफजदा और घबराया हुआ था। उस मुनहनी और बारेज चीनी ने कागजात वाला बस्ता अपने बगल में दबा लिया था। तो उसके बदहवासी का यह आलम था कि बस्ते से निकलकर मुतअद्दिद कागजात कालीन पर बिखर गए थे, लेकिन उसे उनका होश ही नहीं था। वो किसी बिदके हुए गज़ाल की तरह अपनी जगह पर खड़ा इधर उधर सर घुमा रहा था, जैसे दौड़ लगाने से कबल महफूज समत का तयन करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने अचानक ही दौड़ लगा दी और उस वसी अरीज कमरे के एक दूर उफ्तादा हिस्से में सोफे के पीछे घुस गया। वो चीनी मौलवी मुसलमान जरूर था, लेकिन डॉन का बुलाया हुआ था, इसलिए उस पर निगाह रखने पर मजबूर था। लेकिन उसके मुकाबले में डॉन मेरे लिए ज्यादा अहम और खतरनाक था। वो कालीन पर गिरी हुई मिस शिवाय पर झुका हुआ था। मैं दबे कदमों उसके करीब पहुंच चुका था। मेरा हाथ जेब में मौजूद भीमगन के दस्ते पर था। उसी तरह सुल्तान शाह भी जरूरत पेश आने पर अपने ब्लो पाइप से काम लेने के लिए तैयार था। देवहैकल डॉन का वजन किसी भी तरह 4 मन से कम नहीं था। अपने उस भारी भरकम वजूद के साथ जब वो कसलमंदाना अंदाज में कहीं बैठा या लेटा हुआ होता था तो उसे देखकर यह अंदाजा होता था कि वो बगैर किसी सहारे के चंद कदम भी न चल पाता होगा। उसका हद से बढ़ा हुआ वजन और आगे निकली हुई तोंद उसकी आजादाना नकलो हरकत में बुरी तरह हारिज होती होगी। लेकिन मैं देख चुका था कि डॉन किसी भैंसे से ज्यादा ताकत का हामिल होने के साथ ही गैर मामूली हद तक फुर्तीला भी था। उसकी चाल तेज और हमवार होती थी। वो किसी सुबह अंदाम शख्स किसी फुर्ती के साथ कर्म में मुब्तला में शिवाय की तरफ लपका था और उसी अंदाज में उस पर झुका हुआ उसे टटोल रहा था। अचानक वो चीनी जुबान में कुछ बुढ़ाता हुआ सीधा खड़ा हो गया। उसके कदमों में खून आलूद कालीन पर मिस शिवाय का बदन बेहिस्स हरकत पड़ा था। उसके दहाने के निचले गोशे से खून के साथ साथ नीले रंग के गाढ़े झाग भी बह रही थी। डॉन हमारी तरफ पलटा तो उसके चेहरे पर गम या सदमे के बजाय शदीद बरहमी और इश्तियाल के आसार नुमा थे। मर गई। वो मेरी तरफ घूरते हुए अंग्रेजी में दहाड़ा, मगर क्यों? डॉन के उस अंदाज पर मैं बुखला कर रह गया। मेरे पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो तुम्हारे नमक और गद्दारी का जिक्र करी थी। मैं कमजोर से मुदाफाना लहजा में बोला, फिर तुमने भी किसी जहर का तस्करा किया था। इन बातों में कोई ना कोई रब्त जरूर रहा होगा। डॉन मेरे चेहरे पर से नजरें हटाए बगैर खामोशी से मेरी तरफ बढ़ने लगा और मेरे पूरे बदन में यकबयक हजारों चींटियां रेंगने लगी। मेरा दाहिना हाथ बदस्तूर जेब में था। गैर इरादी तौर पर भीमगन के दस्ते पर मेरी गिरफ्त सख्त हो गई। शिवाय ने अपनी जवानी की सैकड़ों रातें मेरी खुशियों पर कुर्बान की थी। डॉन अपना सर झटक कर खुद कलामी के अंदाज में बोलने लगा। वो मेरी बहुत पुरानी नमकख्वार थी। उसकी हालत बता रही थी कि उसने जहर खा लिया है। तुमने खुद सुन लिया होगा कि वह मुझसे गद्दारी करने से खौफजदा थी और उसने उसी इल्जाम से बचने के लिए जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मगर कौन है जो उसे मुझसे गद्दारी करने पर मजबूर कर रहा था? शिवाय इतनी बुज़दिल और कमजोर नहीं थी कि जरा सी बात पर खुदकुशी कर ली थी। वो मुझसे मदद तलब कर सकती थी, लेकिन यूं मालूम होता था कि मेरे किसी अनजान दुश्मन ने शिवाय की कोई कमजोरी अपने हाथ में लेने के बाद उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। करीमा यह था कि डॉन ने मेरे चेहरे पर से नजरें हटा ली थी और मेरे करीब से गुजर कर उस अजीम शान सोफे की तरफ बढ़ गया था जिस पर वो पहले भी विराजमान था। डॉन के अल्फाज में मेरे लिए निजात का पैगाम शामिल था। यह सुनकर मेरी जान में जान आ गई थी कि डॉन को शिवाय के मौत के बारे में हम पर बराह रास्त कोई शुबा नहीं था। उसके जहन के किसी दूर दराज गोशे में भी ऐसा कोई इम्कान होता तो वो किसी मुरव्वत के बगैर हम पर हाथ डाल देता। मेरे तने हुए असाब से एतदाल पर आ गए और मैंने अपना हाथ जेब से निकाल लिया। तुम्हारा ये मौलवी कहाँ गया? उसने अपने सोफे पर बैठने के बाद इधर उधर निगाहें दौड़ाते हुए पूछा। अभी भी तो यही था, शायद डर कर भाग गया होगा, मैंने कहा। डॉन हल्के बल चीनी जुबान में थाड़ा। चीनी मौलवी कांपता हुआ अपनी कमीनगाह से तलू हुआ तो दहशत से उसका चेहरा धुआं हो रहा था। सोफे के पीछे से निकलते हुए उसे वो कागजात भी नजर आए जो उसने बदहवासी में पूरे कमरे में गिरा दिए थे। वो उन कागजात को समेटता हुआ डॉन की तरफ आने लगा। उसी वक्त कहीं से 3 नीम बरहना लड़कियां तकरीबन दौड़ती हुई उस कमरे में घुस आईं और डॉन के सामने रुकू की हालत में झुककर सीधी खड़ी हो गई। उन तीनों लड़कियों के जिस्मों पर लिबास के बजाय सफेद मोतियों की लड़ियां झूल रही थी। ये लड़ियां बगलों के नीचे बंधी हुई या कसी हुई एक सफेद रेशमी डोरी के सहारे उनके घुटनों तक आई हुई थी। उन लड़ियों पर कशिश शकल उस कदर जालमाना अंदाज में काम कर रही थी कि डोरियां या लड़ियां बिल्कुल सीधी रहने पर मजबूर थी। लड़कियों के बदन के किसी भी फराज पर उनका कोई अमल दखल नहीं था। ऐसे नाजुक मकामात पर लड़ियां दाएं बाएं झूली हुई थी। वो लड़कियां जब डॉन को ताजीम देने के लिए झुकी
तो सूरत हाल उसका दर संगीन हो गई कि गजाला बुखलाकर निस्फ दायरे की सूरत में दूसरी तरफ घूम गई। ला हौला वला कुव्वत। सुल्तान शाह मेरे कान के करीब मनमनाया। डॉन ने अपनी बदजोखी की वजह से उन बेचारियों को बड़े मजमा में तमाशा बनाकर रख दिया। तुम इन बेचारियों को घूर क्यों रहे हो? डॉन की तरफ देखते रहो, इनका तमाशा नजर नहीं आएगा। मैंने सरगोशियाना लहजा में जवाब दिया। इस वक्त गोली हमारे कान पर गिरी है और तुम्हें उन बेशर्म लड़कियों की फिक्र लाक हो रही है। तुम्हें अब तक डॉन की हवेली के रस्मो रवाज का आदी हो जाना चाहिए। डॉन चीनी जुबान में उन लड़कियों को हदायत देता रहा। उसके खामोश होती वो तीनों उस तरफ बढ़ गई जिधर शवाए की लाश पड़ी हुई थी और डॉन हम लोगों की तरफ मुतवज्जा हो गया। तुम लोग मेरे सर पर क्यों खड़े हो? तुम्हें बैठने में क्या तकलीफ है? हम इजाजत के मुंतजिर थे डॉन, मैंने खुशामदाना अंदाज में कहा और बैठ गया। गजाला और सुल्तान शाह के साथ ही चीनी मौलवी ने भी मेरी तकलीफ की। डॉन की पेशानी पर सैकड़ों तफक्कुर अमेज शिकने नबुतार हो चुकी थी। वो चंद सानियों तक खामोश बैठा रहा। फिर उसने मुझसे सवाल किया, शिवाय ने आज अपना बेशतर वक्त तुम लोगों के साथ गुजारा है। उसने तुमसे अपनी किसी परेशानी या मायूसी का जिक्र तो नहीं किया था? नहीं, उसने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने जवाब देने की जिम्मेदारी लेते हुए कहा, अलबत्ता वो परेशान जरूर थी। बातें करते करते अचानक उस तरह खामोश हो जाती थी जैसे उसका जहन किसी और जगह उलझा हुआ। हमारे टोकने पर वो चौंक कर हंस पड़ती थी। वो बहुत अच्छी और खुश इखलाक औरत थी। हमें शुबा तक नहीं हो सका कि वो कुछ देर बाद खुदकुशी करने वाली है। मैं नहायत रिठाई के साथ डॉन को अपनी उस मासूमाना राय से आगाह कर दिया था, लेकिन मैं अच्छी तरह समझ चुका था कि मिस शिवाय ने हम लोगों के मुश्तबा हरकत से पैदा होने वाले ज़हनी इंतशार और दबाव के नतीजे में खुदकुशी की थी। उसको शुबा हो चुका था कि हमने मकाओ के बाजार से ब्लो पाइप किसी खास मकसद के लिए खरीदा था। मैं पूरी कोशिश के बावजूद अपनी उस खरीदारी को शिवाय से पोशीदा रखने में कामयाब नहीं हो सका था। मैं शिवाय पूरी ईमानदारी के साथ अपने आका को मेरी उस खरीदारी से आगाह करने का इरादा रखती थी, लेकिन मैंने अपने साथ उसे भी फंसवाने की बेरहमाना धमकी देकर उलझन में डाल दिया था। वो अपनी जवानी में डॉन के मंजूर नजर रह चुकी थी और ढलती हुई उम्र में डॉन से अपनी माजी की खिदमात का खराज वसूल कर रही थी। उसे यह गवारा नहीं था कि वो किसी भी वजह से डॉन की नजरों से गिरकर उसके अताब का निशाना बन जाए। वो जुबान बंद रखती तो डॉन से गद्दारी और नमक हरामी का बोझ उसके जमीर के लिए उम्र भर का रोग बन जाता। जुबान खोलती तो मैं रोसीना को गवाह बनाकर डॉन के हाथों उसकी मिट्टी पलीत करवा देता। मिशवाई के लिए वो दोनों ही सूरतें नाकाबिले कबूल बल्कि कर्मनाक थी। उसी वजह से उसने तीसरे रास्ते पर चलने का फैसला करते हुए जहर खा लिया। शायद वो मरने से पहले डॉन को हमारी मुश्तबा हरकत से भी आगाह करने का इरादा रखती थी, लेकिन यह हमारी खुशबख्ती थी कि उसके मुंतखब की वह जहर की हलाकत खेज तेजी ने उसे हमारे खिलाफ जुबान खोलने का मौका फराम नहीं किया और वह चंद अधूरे इशारे छोड़कर अपने अंजाम को पहुंच गई। मिशवाई अपने किरदार के इखलाकी पहलू से कतई असर एक अच्छी औरत थी। उसने मेरे साथ ताउन किया था। अगर वो मुझे रोजीना से रजू करने का मशवरा न देती तो मेरे लिए मकाओ में डॉन तक पहुंचना नामुमकिन होकर रह जाता। मुझे उसकी खुदकुशी का कलक था, लेकिन वो हालात की सितम ज़रीफी थी कि उसकी मौत ही हमारे मफादात के हक में बेहतर थी। वो जिंदा रहती तो हमारे लिए नाकाबिले बयान दुश्वारियां खड़ी कर सकती थी। वो अच्छी थी या बुरी, यह बात अब बिल्कुल गैर अहम है। डॉन का लहजा बिल्कुल सर्द और सपाट था। बुरे आदमियों की तरह अच्छे लोगों को भी एक दिन मर जाना होता है, इसी तरह शिवाय भी मर गई। मुझे कलक इस बात का है कि मौत ने उसे अपनी बात पूरी करने की मोहलत नहीं दी। मुझे तशवीश होने लगी है कि मेरी हवेली में ऐसा कौन सा नमक हराम पैदा हो गया है जो मेरे जान निसारों को ब्लैक मेल करके मुझसे गद्दारी पर उकसा सकता है। ऐसा तो नहीं कि वो तुमसे बेवफाई को अपनी दानिश में गद्दारी समझ बैठी हो। डॉन को गलत राह पर डालने की नीयत से मैंने सादगी से राय जाहिर की। क्या मतलब? डॉन चौंक कर मुझे घूरने लगा। इस तरह के आलम में वह हस्बे आदत अपनी लटकी हुई बारीक मूंछों की सिरे तेजी से मरोड़ने लगा था। शायद तुम्हारे किसी मर्द मुलाजिम ने उसे बहकाया हो और उसके दाम में आ गई हो। बाद में उसे ख्याल आया होगा कि वो तुम्हारी महबूबा रही थी, किसी और से दोस्ती करके वो तुमसे बेवफाई की मुर्तकिब हुई है। डॉन ने तेजी से मेरी बात काट दी। ये मेरी हवेली है, कोई खानका या गिरजा नहीं है। यहाँ कवारी राहबाओं को उम्र भर अपने मुरब्बी के अलावा किसी और से आशनाई पैदा करने की इजाजत नहीं होती। मेरी तरफ से छूट मिलने के बाद हर लड़की आज़ाद और खुद मुख्तार हो जाती है। मैं कभी किसी पर नारवा पाबंदियां आयद नहीं करता। तुम बहुत अजीम हो। मैंने पूरे खलूस के साथ उसे झूठ का एतराफ़ करते हुए कहा, अपनी हवेली के इसरार तुम ही समझ सकते हो, हम अजनबी इस बारे में कुछ कहने से कासिर हैं। मोतियों की लड़ियों में मलबूस तीनों लड़कियां चंद मिनट बाद मिशवाई की लाश को वहां से उठाकर ले गईं। उस दौरान में डॉन अपनी मूंछों को मरोड़ते हुए वाडका के घूंट लेता और मूंगफली के नमकीन दाने ठोकता रहा। उसने हमसे एक लफ्ज भी नहीं कहा। उसकी आंखों से जाहिर हो रहा था कि वो किसी गहरी सोच में गलता था। कैंटून से बुलाया गया चीनी मौलवी डॉन से बहुत ज्यादा खाइफ था। वह दोनों हाथों से गोद में रखे हुए कागजात को थामे पलके झपकाए बगैर डॉन की तरफ देखे जा रहा था। जैसे डॉन ने किसी भी में उसे अपनी तरफ मुतवज्जा ना पाया तो उसे गर्दन से पकड़कर सूली पर टांग देगा। मिशवाई की लाश ले जाए जाने के बाद कालीन के मुतासरा हिस्से की सफाई के लिए 4 औरतें एक बड़ी सी ट्राली लुढ़काती हुई वहां पहुंच गईं। उस ट्राली पर नस्ब ताकतवर वैक्यूम क्लीनर दूर ही से नजर आ रहा था।
ट्राली के एक हिस्से में कालीन की सफाई में काम आने वाला शैम्पू और स्प्रे करीने से सचे हुए थे। बज़ाहिर वो निचले दर्जे की मुलाजमाएं थी, शायद इसलिए उन पर अपनी जिस्मानी दिलकशी के इजहार नुमाइश की कोई पाबंदी नहीं थी। वो चारों करीने के लिबास में थी। अपनी ट्राली कालीन के मुतासरा हिस्से के करीब पहुंचाकर वो एक तरफ खड़ी होगी। शायद वो अपना काम शुरू करने के लिए डॉन की इजाजत के मुंतजिर थी। डॉन उस वक्त सब लोगों की मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर या लाताल्लुक नजर आ रहा था और बेपरवायाना अंदाज में मुसलसल मैनोशी में मसरूफ था। आखिरकार 3 मोटे गंजे और पस्ता कामत चीनी वहां मौजूद हुए। वो तीनों भी अपने दीगर साथियों की तरह शोख रंगों की कमीजें और पतलूने पहने हुए थे। उनके बिगड़े हुए चेहरों पर पुराने जख्मों के मुतअद्दिद निशानात उनकी पेशा वाराना सरगर्मियों की भरपूर खुमारी कर रहे थे। डॉन के पास सुबह भी मैं 3 मोटे और पस्ता कामत चीनियों को देख चुका था, जिनमें से एक की खोपड़ी किसी अंडे के छिलके की तरह साफ और चिकनी थी, और वही मक्कार गंजा थोड़ी देर कबल डॉन के पास से उठकर गया था। मैंने महसूस किया कि डॉन के तमाम ही मर्द कारकुन पस्ता कामत और मोटे थे। जहां तक उन सब की कामतों का ताल्लुक था तो चीनी आमतौर पर पस्ता कदी होते हैं और डॉन भी 6 और पौने 6 फुट लंबा था। अगर वो बेहद मोटा ना होता तो अपनी नस्ल का एक दराज कामत शख्स कहा जा सकता था। उसके पालतू गुंडों या कारकुनों के मोटे होने का एक ही सबब नजर आता था कि डॉन के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसने जितने मवाली पाल रखे थे उतना काम नहीं था, और इस वजह से डॉन के आदमी खाते पीते और ऐश करते रहते थे। डॉन का सिर्फ एक मायार था कि आदमी उसका वफादार हो। ऐसी सूरत में वो उसकी हर जरूरत पूरी करता रहता था। खाने पीने की आज़ादी और बेफिक्री के नतीजे में डॉन के तमाम कारकुन मोटे हो गए थे। उस भीड़ में चीनी मौलवी का मुनहनी सा वजूद बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उस एतबार से डॉन की हवेली लड़कियों को सुबक अंदाम और मर्दों को फरबा और चर्बी वाले बनाने का कारखाना कही जा सकती थी। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वो तमाम मोटे मोटे चीनी कारकर्दगी के मामले में डॉन की मिसाल सामने रखते होंगे। वक्त पड़ने पर वो सब भी अपने हरीफों के लिए जान का अजाब साबित होते होंगे। उन तीनों चीनियों की ताजीम कबूल करने के साथ ही डॉन ने चीनी जुबान में कुछ बोलना शुरू किया और फिर सोफे से उठकर खड़ा हुआ। उन तीनों ने बढ़कर वाडका की बोतल समेत डॉन के पीने पिलाने के लवाजमात उठा लिए। आसार से नजर आ रहा था कि डॉन उस कमरे से रुखसत होने का इरादा रखता था, इसलिए हम तीनों ने भी उसकी तकलीद में अपनी जगह छोड़ दी। चीनी मौलवी हमसे पहले ही उठ खड़ा हुआ था। उसने कालीन साफ करने वालियों को अपना काम शुरू करने का इशारा किया और हम अपने पीछे आने की हदायत करता हुआ शाहाना अंदाज में एक तरफ चल दिया। तीनों नौवार चीनी उसके पीछे थे और हम तीनों आखिर में चल रहे थे। एक तवील राहदारी में मोड़ घूमने के बाद डॉन जिस कमरे में दाखिल हुआ वो वही कमरा था जहां डॉन की फर्श में धंसने वाली फर्शी मसनद मौजूद थी और हुरैरी पर्दों के अकब में हर वक्त 30-40 नोखेज लड़कियां डॉन की दिलजोई के लिए तैयार बैठी रहती थी। मैंने राजा इंदर की रंगीन सभा और रंगीले शाह की पुरहजूम खलवतों के बारे में बहुत कुछ सुना और पढ़ा था, लेकिन मेरी दानिश में मकाओ का डॉन क्वांगफू उनसे कई कदम आगे था। किसी बादशाह जैसा इक़्तिदार और इख्तियार न रखते हुए भी वो इतना खुश नसीब था कि मकाओ की हसीन और जमील तरीन लड़कियां भी उसकी हमनशीनी में फख्र महसूस करती थी। मैं देखा तो नहीं, लेकिन बदनसीब मिस शिवाय से सुना जरूर था कि डॉन की हवेली में खूबसूरत और नाजुक अंदाम दुशिजाओं की अक़वाम मुत्तहिदा कायम थी। उनमें चीनी लड़कियों की कसरत जरूर थी, लेकिन उनकी टोली में यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, मशरिक़ वस्ता और दीगर ममालिक की लड़कियां भी आती जाती रहती थी। डॉन उस खित्ते में शीख आईमैन था। वो लोग हेरोइन के आलमी इंसदाद के दावेदार थे, लेकिन मैं उस तलक हकीकत से वाकिफ था कि जिमिलाइड अमरीकी सदर के लामहदूद इख्तियारात की भरपूर पुष्पनाई के साथ हेरोइन को उसके पैदावारी ममालिक और इलाकों में खपाने के मजमूम मिशन पर काम कर रहा था। डॉन की मसनद के इर्द गिर्द फर्शी कालीन पर गाँव तकिए पड़े हुए थे। डॉन की खूबसूरत और जदीद तरीन ट्राली उसके मसनद के करीब मौजूद थी। वहां मौजूद लड़कियों ने लपक कर डॉन के साथ आने वालों से वाडका की बोतल वगैरह ले ली। डॉन किसी फातिह जर्नैल की तरह अपनी मसनद पर जा चढ़ा। तीनों गंजे और मोटे चीनी फर्शी कालीन पर गाँव तकिए के सहारे बैठ के हम तीनों भी उनसे हटकर कालीन पर निशिस्त संभाली। चीनी मौलवी फितरी तौर पर हमारे ही साथ आ बैठा था, आखिरत से बेखबर और दुनियावी ऐशो इशरत में डूबे हुए। डॉन की हवेली के वो बदले हुए रंगीन मनाजर उस चीनी मौलवी के लिए होशरुबा साबित हो रहे थे। डॉन ने मस्जिद पर बैठते ही वाडका का बाकी मादा गिलास एक घूंट में खाली कर दिया। मैंने महसूस किया कि डॉन के पास आने वालों में से एक बदमाश चीनी बार बार दुज़दीदा निगाहों से गजाला को देखे जा रहा था। शायद गजाला भी उसकी नाजेबा हरकत को भांप चुकी थी। वो बेचैन सी थी, लेकिन उसने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं कहा था। मैं बज़ाहिर अनजान बनकर उस बदफितरत चीनी का जायजा लेता रहा। लड़कियों में पीतल की चमकती हुई मुनक्किश थालियों में शराब की बोतलें, गिलास और आइस पाट सजाकर हमारे और चीनियों के सामने अलग अलग रखती। वह डॉन की हवेली थी, इसलिए वहां विस्की भी रॉयल सैल्यूट थी। डॉन खुद सफेद रूसी शराब पी रहा था, लेकिन अपने मुलाकातियों के लिए उसने बेशकीमत विस्की फराम की थी। तीनों चीनियों ने नजीदेपन के साथ अपने गिलासों में शराब अंडी दी, उसमें बर्फ के चंद डले डाले, फिर साइफन से सोडे की धारें मारने लगे। पैक की बजाय चौड़े मुंह वाले गिलासों में ड्रिंक तैयार करते हुए बदमाश चीनी ने अपने साथियों से जेरे लब कुछ कहा। उसका तबसरा शायद गजाला के बारे में था, क्योंकि
उसके दोनों साथियों ने फौरन गजाला की तरफ देखा, फिर वो तीनों ही मानी खेज बल्कि शैतानी अंदाज में मुस्कुराने लगे। डॉन उन चीनियों से मुखातिब हो गया। इब्तिदा में वो तीनों ही हमतन डॉन की तरफ मुतवज्जा रहे, लेकिन डॉन से चीनी जुबान में मुज़ाकरात करने का फरीजा एक अधेड़ उम्र चीनी ने संभाला हुआ था। इसलिए चंद लम्हों बाद बदमाश चीनी ने एक बार फिर गजाला की तरफ ताकना झांकना शुरू कर दिया। मुझे यहाँ वहशत हो रही है। गजाला ने सरगोशी की। मैं अपने कमरे में वापस जाना चाहती हूँ। क्यों, क्या बात है? मैंने अनजान बनकर सादगी से सवाल किया। यहाँ लड़कियां जिस कदर बेशर्मी के साथ अपने जिस्मों की नुमाइश कर रही हैं उससे मुझे घिन आ रही है। मैं ये बेहयाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम अपनी नजरें झुका लो। मैंने उसे मशवरा दिया। यहाँ का तो यही दस्तूर है, लेकिन मैं इस एहसास से छुटकारा हासिल नहीं कर सकती कि मैं जिस्मों की एक मंडी में हूँ। इन्हें देखकर मुझे किताबों की दुकान पर लटका हुआ गोश्त याद आ रहा है, जिसे अच्छी तरह देखभाल कर मोल तोल किया जाता है। उन बेजान रासों के मुकाबले में ये जिंदा बदन ज्यादा घनौने लग रहे हैं। गजाला ने उस मरदूद चीनी का जरा भी जिक्र नहीं किया जो उसे देखे जा रहा था। शायद वो उस इम्कान से खौफजदा थी कि कहीं मैं उस चीनी की तरफ से इस्तेमाल का शिकार न हो जाऊं। डॉन ने उन लोगों से अपने मुज़ाकरात खत्म किए तो मैंने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। डॉन, अब हम तीनों के लिए क्या हुक्म है? उससे पहले मैं मौका पाकर भीमगंज सुल्तान शाह के हवाले कर चुका था। शिवाय की मौत ने मेरी तबीयत मुकद्दर कर दी है। इस सदमे को भुलाने के लिए अब यहाँ महफिल चमकी। तुम लोग मेरे मेहमान हो कि मेरा मशवरा है कि तुम शराब चख कर देखो, तुम्हें लुत्फ आ जाएगा। मैं इस इज्जत अफजाई के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन दिन भर की भाग दौड़ के बाद थकान की वजह से मेरे साथियों की तबीयत नासाज हो रही है। ऐसा न हो कि महफिल में इनकी वजह से रंग में भंग पड़ जाए। इजाजत हो तो इन दोनों को ख्वाबगाह में भेज दिया जाए। तुम यहीं रुकोगे ना? डॉन ने मेरी कही हुई बात की तह तक पहुंचते हुए कहा। यकीनन। मैंने पुरजोर लहजा में उसकी तायद की। हम तीनों का एक साथ चले जाना मायूब ही नहीं, आदाब के खिलाफ भी होगा। ठीक है। डॉन फौरन ही मुझसे मुत्तफिक हो गया। तुम्हारा पाप बहुत घबराया हुआ नजर आ रहा है। ये कल सुबह होने वाले निकाह के लिए फार्म भरना चाहता है। ये दोनों पाप के कागजात मुकम्मल करा दें ताकि ये बेचारा भी सोने के लिए चाहे। चीन के मुसलमान पाप औरत और शराब से हर वक्त खौफजदा रहते हैं। वो जोर से हंसा, फिर अपनी बात जारी तो बोला, पता नहीं ये बेचारे शादी के बाद अपनी बीवी से क्या सलूक करते होंगे।